नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी पद के बारे में बात करने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। सवाल ये है कि भारत का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? देखिए, भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना पावर असल में दो लोगों के बीच बटी हुई है। एक है हेड ऑफ स्टेट यानी हमारे राष्ट्रपति, और दूसरे हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कागज पर तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन असल में उस पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही करती है। तो ठीक है, हमने राष्ट्रपति की भूमिका तो समझ ली, पर सवाल ये उठता है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है? ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास संवैधानिक प्रक्रिया है। और जानते हैं एक मजेदार बात, राष्ट्रपति को चुनने का ये जो तरीका है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर की अच्छी व्यवस्थाओं से प्रेरणा ली थी। तो वोट कौन डालता है? यहीं पर यह प्रोसेस और भी खास हो जाता है। देखिए, राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती, उन्हें चुनता है एक इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें सिर्फ संसद और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि मनोनीत सदस्य क्यों नहीं? वजह यह है ताकि कोई मौजूदा सरकार अपने नॉमिनेट किए हुए सदस्यों के जरिए चुनाव पर असर न डाल सके। काफी सोचा समझा सिस्टम है ना? और इस नियम का एक सीधा सा असर ये होता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य की विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य है, तो वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर सकता। अच्छा, तो चुनाव हो गया। अब पद संभालने से पहले जो आखिरी कदम है वो है शपथ। और ये शपथ कोई और नहीं बल्कि भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। ये हमारे देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के गहरे रिश्ते को भी दिखाता है। तो अब राष्ट्रपति बन गए, शपथ भी ले ली, पर उनके कर्तव्य और अधिकार क्या है? चलिए अब इस पद से जुड़ी ताकतों और जिम्मेदारियों को भी जरा समझ लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत फैली हुई हैं। एक तरफ वो भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर हैं, तो दूसरी तरफ वो विधायी और कार्यकारी काम भी करते हैं। मतलब वो देश के रक्षक तो हैं ही, लेकिन साथ ही सरकार ठीक से चलती रहे, इसमें भी उनका एक बड़ा रोल है। और विधायी शक्तियों में एक बहुत ही खास पावर है राष्ट्रपति के पास। वो ये कि वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को सीधी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। कितने? पूरे 12 सदस्य। ऐसा इसलिए ताकि देश के सबसे काबिल लोग भी कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। पहले एक और खास पावर थी राष्ट्रपति के पास। वो लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते थे। ये एक स्पेशल प्रोविजन था जो संविधान के आर्टिकल 331 के तहत दिया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के जरिए इस प्रोविजन को हटा दिया गया। इससे ये भी पता चलता है कि राष्ट्रपति की भूमिका और देश की जरूरतें दोनों ही वक्त के साथ बदलती हैं। एक और बहुत बड़ा बदलाव आया राष्ट्रपति की शक्तियों में, खासकर बिलों को लेकर। देखिए, 42वें संशोधन ने तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की हर सलाह मानने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर आया 44वां संशोधन, जिसने एक बैलेंस बनाया। अब राष्ट्रपति किसी सलाह को एक बार फिर से सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। तो इतनी सारी शक्तियां हैं, पर इसके साथ जवाबदेही भी तो आती है ना? क्या होगा अगर राष्ट्रपति खुद ही संविधान का उल्लंघन कर दे? हमारे संविधान में इस सिचुएशन के लिए भी एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया रखी गई है, और वो प्रक्रिया है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। और इसे शुरू करने का सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। इससे साफ है कि ये पद कितना अहम है और संविधान के प्रति कितना जवाबदेह। और ये प्रोसेस बहुत बहुत सख्त है। इसे संसद का कोई भी सदन शुरू तो कर सकता है, लेकिन इसे पास करवाने के लिए दोनों सदनों की भागीदारी और एक बहुत बड़ा बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये आसान काम नहीं है। अच्छा, तो महाभियोग तो एक तरीका हुआ, पर राष्ट्रपति का पद
इस्तीफे या दुखद मृत्यु जैसी वजहों से भी तो खाली हो सकता है। ऐसे में देश को कौन संभालेगा? इसके लिए संविधान में एक बिल्कुल साफ लाइन ऑफ सक्सेशन तय की गई है। तो सबसे पहले लाइन में कौन है? अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभालते हैं। और ये देखिए, ये है पूरी लाइन ऑफ सक्सेशन। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही किसी वजह से पद पर नहीं हैं, तो फिर भारत के चीफ जस्टिस एक्टिंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो उपराष्ट्रपति का काम सिर्फ राष्ट्रपति के बाद लाइन में खड़ा होना नहीं है, उनकी एक बहुत ही जरूरी रोजमर्रा की जिम्मेदारी भी है। वो राज्यसभा यानी संसद के अपर हाउस के पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं है, ये औपचारिक कर्तव्यों और असली संवैधानिक शक्तियों का एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है। ये पद सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत खंभा है। और यही हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि आखिर राष्ट्रपति हैं क्या? सिर्फ एक नाम के हेड, एक ताकतवर प्रतीक, या फिर भारत के संविधान के सबसे बड़े रक्षक?